अब आइए देखते हैं प्रारंभिक वैद्युत। तो वैद्युत की बात आ गई, यानी कि विद्युत है क्या, ठीक है, विद्युत इलेक्ट्रिसिटी है क्या, तो ये एक प्रकार की क्या है, ऊर्जा है। सबसे पहला प्रश्न ये है कि जो विद्युत है क्या है, एक प्रकार की ऊर्जा है। अब बात करते हैं कि विद्युत होती है कितने प्रकार की, तो दो प्रकार की, ठीक है। पहला कौन सी, पहली होती है चल वैद्युत, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप कर लीजिए स्थिर वैद्युत। पहला जो आप कर लीजिए वो कौन सी वैद्युत होती है, स्थिर वैद्युत, और दूसरा क्या होती है, चल विद्युत, ठीक है। स्थिर वैद्युत मतलब स्टैटिक। ध्यान से समझिएगा, सभी जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसी हिसाब से मैं जो है टॉपिक्स को पढ़ाऊंगा। सब प्रश्न ही, पॉइंट टू पॉइंट जो डिस्कशन होगा वो प्रश्न ही होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम लोग डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो प्रश्न पूछे जाते हैं वही टॉपिक जो है पढ़ेंगे। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अगला ये चल विद्युत का आप क्या बोल सकते हैं, मूवेबल इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा था, एसी डीसी, ठीक है। तो एसी डीसी से पहले हमारा क्या आता है, स्थिर वैद्युत और चल वैद्युत, ठीक है। अब बात करें स्थिर वैद्युत क्या है, इसका एग्जाम्पल क्या है। तो जैसे कि आप लोगों ने 10th लेवल की किसी बुक में पढ़ा होगा कि जब कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो उस पर क्या होता है, आवेश उत्पन्न हो जाता है या चार्ज उत्पन्न हो जाता है, और चार्ज के प्रवाह की दर को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा। यानी कि एक तरह से अगर आप देखें तो उसमें चार्ज के साथ साथ कुछ ना कुछ धारा भी उत्पन्न हो जाती है। लेकिन क्या आप इस कांच की छड़ से इस धारा को कहीं पर भेज सकते हैं, कहीं पर क्या आप इस धारा को, यानी कि मान लीजिए कांच की छड़ है, आपने रेशम के टुकड़े से इसको रगड़ा, इस पर चार्ज उत्पन्न हुआ, और चार्ज के प्रवाह के दर को ही, यानी कि आवेश प्रवाह के दर को या इलेक्ट्रॉन प्रवाह के दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। यानी कि कुछ ना कुछ धारा यहाँ पर उत्पन्न हुई, तो क्या आप इसको या इस चार्ज को कहीं पर ट्रांसफर कर सकते हैं, किसी दूसरे कांच की छड़ पर ट्रांसफर कर सकते हैं, तो जी नहीं, ये चार्ज कहाँ रहेगा, यहीं रहेगा, कुछ देर बाद खत्म होना होगा तो खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके की जो वैद्युत है स्थिर वैद्युत कहते हैं, यानी कि यहाँ से हम चार्ज को किसी भी जगह से ट्रांसफर नहीं कर सकते, यानी कि मूव यहाँ से नहीं कर सकते हैं। अब बात करें इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोजकर्ता कौन है, इसके खोजकर्ता हैं थेल्स, ठीक है। ये बात भी आप ध्यान रखिए। तो आपसे प्रश्न पूछेगा कि स्थिर वैद्युत की या स्थिर वैद्युत की खोज किसने की थी, तो थेल्स ने इसकी खोज की थी। अब बात करते हैं चल विद्युत की। तो चल विद्युत नॉर्मल जो कि हमारा डेली लाइफ में यूज होता है, धारा को एक जगह से क्या कर सकते हैं, दूसरे जगह भेज सकते हैं, तो वही हमारा चल विद्युत है, ठीक है। ये दो प्रकार की होती है, एसी और डीसी। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे डिटेल में आगे, जब हम लोग चार्ज पढ़ लेंगे। अभी हम लोग इसके बाद विद्युत धारा को पढ़ेंगे, तो वहाँ पर हम लोग इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे कि एसी क्या है, डीसी क्या है, कितने प्रकार की एसी होती है, कितने प्रकार की डीसी होती है। अब यहाँ पर बात करें इसके खोजकर्ता की, तो इसके खोजकर्ता कौन है, आंद्रे सांद्रे वोल्टा, ठीक है, वोल्टा या वोल्टा जो भी है। तो अगर आपसे बात पूछे कि चल वैद्युत की खोज किसने की थी, तो चल वैद्युत की खोज की थी आंद्रे सांद्रे वोल्टा ने या वोल्टा ने, कहीं भी आप पे कुछ भी लिखा हो सकता है, ठीक है। तो ये जो है पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं शुरू में बेसिक। अब आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो मैं आगे जो है पढ़ाता हूँ आपको विद्युत आवेश या इलेक्ट्रिकल चार्ज के बारे में, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले चुके आप। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं विद्युत आवेश, ठीक है, क्योंकि धारा अगर पढ़ना है तो हमको क्या समझना पड़ेगा, आवेश प्रवाह की दर को ही क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। तो अब यहाँ पे आवेश आ गया, तो हमको सबसे पहले क्या समझना पड़ेगा कि आवेश क्या है, या आवेश यहाँ पे ना कह के हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रिकल चार्ज की बात करेंगे, यानी कि वैद्युत आवेश की बात यहाँ पे करेंगे। सभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी, बहुत ही सिंपल है। लेकिन हम असल में हम लोग की दिक्कत क्या रहती है, जब हम लोग टेक्निकल फील्ड में चले जाते हैं तो वहाँ पे फिर हम लोग को और किसी सब्जेक्ट को या अलग से कुछ पढ़ने को उतना टाइम नहीं मिलता है, ठीक है। जैसे हम लोग ITI वगैरह में डिप्लोमा है या बीटेक हैं, तो वहाँ पे हम लोग जब जाते हैं तो क्या करते हैं कि टेक्निकल में एकदम रम जाते हैं और कुछ मैथ रीजनिंग ये सभी चीज़ें पढ़ने का टाइम नहीं मिलता है। तो इलेक्ट्रिकल कहाँ से पढ़ेंगे, तो आप हेडिंग डाल लीजिए विद्युत आवेश, विद्युत आवेश यानी कि इलेक्ट्रिकल चार्ज, ठीक है। अब देखिए हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिया एग्जांपल NaCl, ठीक है।
अब NaCl को तोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा, Na+ और Cl-, यानी कि अपना क्या कर देगा, जो सोडियम है धातु है तो इसकी टेंडेंसी क्या है, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की। तो जब इलेक्ट्रॉन को ये त्याग देगा तो इस पर क्या हो जाएगा, धनावेश, ठीक है। और Cl क्या है, अधातु है या अधातु है, हैलोजन तत्व है, तो इसकी टेंडेंसी क्या है कि इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की। तो ये क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेगा, तो इस पर माइनस चार्ज आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस चार्ज मैं बोल रहा हूँ यानी कि धन आवेश, और माइनस चार्ज मैं बोल रहा हूँ यानी कि ऋण आवेश, ठीक है। किसके संबंध में बोल रहा हूँ भैया, इलेक्ट्रॉन यहाँ से जा रहा है तो इसके ऊपर धन आवेश आ रहा है, और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ही ग्रहण कर रहा है तो उसके ऊपर ऋण आवेश आ रहा है। लेकिन तो समझने के प्रयास करिए, यानी कि जो चार्ज का पूरा खेल है वो किसका है, वो है इलेक्ट्रॉन का। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं किसी भी तत्व या परमाणु का आवेश निर्धारण, ठीक है, किसी भी तत्व या परमाणु का आवेश निर्धारण इलेक्ट्रॉन, ई के ऊपर हम लोग क्या करा दें, इस तरह से डैश लगाते होते हैं, इसको इलेक्ट्रॉन का सिंबल बोलते हैं। किसी भी तत्व या परमाणु का आवेश निर्धारण इलेक्ट्रॉन के माध्यम से किया जाता है, इलेक्ट्रॉन के माध्यम से किया जाता है। यानी कि अगर कहीं पर आवेश की बात आएगी तो आवेश का मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के संबंध में हम लोग क्या करेंगे, उसको व्यक्त करेंगे। अब यहाँ पे बात करें, यहाँ पे अगला पॉइंट लिखिए, इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश ही विद्युत आवेश कहलाता है। सभी पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तो ध्यान से समझिएगा। इलेक्ट्रॉन का कुल आवेश ही क्या कहलाता है, विद्युत आवेश कहलाता है, ठीक है। ये चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और साथ में अगर नोट कर रहे हैं तो इसको जल्दी जल्दी नोट भी करते चलिए, ठीक है। अब आइए देखिए आवेश का फार्मूला लिखिए, जो कि आपके लिए क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सभी पॉइंट जो मैं लिखा रहा हूँ सभी आप मान के चलिए कि सभी प्रश्न हैं, सभी जगह से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब आवेश कैसे निकालते हैं, तो आवेश को किससे व्यक्त करते हैं, Q से। तो Q इक्वल टू क्या होता है, Ne, ठीक है। यही आवेश को निकालने का फार्मूला होता है, जहाँ पे N क्या है, N इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, ठीक है। और E क्या है, ध्यान से जल्दी जल्दी समझते जाइएगा। E क्या है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन पर बात करें, कितना आवेश होता है, यानी कि कितना चार्ज होता है, तो यहाँ पे होता है, आप लिख लीजिए -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। सिंपल अगर एक आठ न्यूमेरिकल दे तो आप कर सकते हैं, न्यूमेरिकल भी मैं आगे कराऊंगा। और क्वेश्चन भी बन रहे हैं तो 100 से 150 आपको सिलेक्टेड क्वेश्चन यहाँ से दे दिए जाएंगे, वही आप पढ़ के चले जाइएगा, आपका काम एग्जाम में हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए मात्रक की बात करते हैं। मात्रक आपसे पूछा जाता है कि जो आवेश का मात्रक होता है क्या होता है, कूलाम्ब। कुछ भी आप बोल सकते हैं इसको, कूलाम्ब, कंफ्यूज नहीं होना है कि कूलाम्ब है, जो भी है, कूलाम्ब भी बोलते हैं, कूलाम्ब भी बोलते हैं, कुछ भी। तो जो आवेश का मात्रक होता है, यहाँ से ये प्रश्न है, ये सभी क्या है, सभी आपके जो यहाँ से पूछे गए सभी प्रश्न हैं। तो मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम्ब, ठीक है। ये हो गई एक कंडीशन। अब अगर आपको मात्रक में कूलाम्ब नहीं दिया है तब आप क्या करेंगे, तो धारा का आपको फार्मूला पता है, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, ठीक है। I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, यानी कि I क्या है, धारा है, Q इक्वल टू क्या है, आवेश बटे समय, ठीक है। अब आप बात करें यहाँ से अगर Q का मान निकालेंगे, I इक्वल टू क्या होता है, Q/T, यानी कि आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, धारा कहते हैं। अब यहाँ से Q का मान निकालिए तो Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, I × T, ठीक है। अब Q इक्वल टू क्या हो जाएगा, धारा का जो है मात्रक क्या होता है, सभी को पता है क्या होता है, एम्पियर होता है, एम्पियर। और T का मात्रक क्या है, समय, सेकेंड, तो एम्पियर सेकेंड, ठीक है।
तो अगर कूलाम का क्या मात्रक है, ये भी मात्रक है, कूलाम का मात्रक जो है ये भी होता है। तो अगर आपका कूलाम ना दिया हो, ठीक है, क्या दिया हो, एम्पियर सेकंड दिया हो, तो आपको ये टिक करना है। और ज़्यादातर ऑप्शन यही देने की संभावना है कि कूलाम सबको पता होता है लेकिन एम्पियर सेकंड नहीं पता होता है। तो आवेश के बारे में आपको इतनी बातें याद रखनी है, थोड़ी सी और है उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे पहली बात, आवेश का फार्मूला Q इक्वल टू क्या होता है, N होता है। N इक्वल टू क्या होगी, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। E इक्वल टू क्या है, इलेक्ट्रॉनों पर आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है ये भी आप ध्यान रखिए। और एक पॉइंट और याद रख लीजिए, इलेक्ट्रॉन की जो खोज किसने की थी, तो इलेक्ट्रॉन की खोज की थी जे टॉमसन ने, ठीक है, जे टॉमसन। ये भी आप पॉइंट याद रखिए कि इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी, जे टॉमसन ने की थी। मात्रक इलेक्ट्रॉन आवेश का क्या होता है, कूलाम। अगर कूलाम को दूसरे फॉर्म में लिखें तो क्या हो सकता है, धारा का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, I इक्वल टू क्यू बाई टी। धारा इक्वल टू क्या होगा, आवेश बटे समय। यहाँ से आवेश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, धारा इंटू समय। धारा का मात्रक एम्पियर, समय का मात्रक सेकंड। तो जो मात्रक हो सकता है आवेश का या SI यूनिट में, ये दोनों हो सकता है। अब हम लोग बात करेंगे CGS सिस्टम की, ठीक है, कि अगर आपसे पूछे कि आवेश का मात्रक, जैसे आपको पता है 3 पद्धतियां होती है। अभी मैं पद्धतियां भी आपके जो है सिलेबस में है कि मात्रकों की पद्धतियां यानी कि सिस्टम ऑफ यूनिट्स, ये भी आपके सिलेबस में दिया हुआ है, तो उस पर भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ज़्यादा वो डिटेल में पढ़ना नहीं है क्योंकि सभी वो चीज़ें आपको पता ही रहती हैं। तो कौन कौन सी होती है, हमारा MKS सिस्टम होता है, FPS सिस्टम होता है, CGS सिस्टम होता है और SI सिस्टम होता है। तो SI सिस्टम सर्वमान्य होता है। तो जो हम लोगों ने ये मात्रक पढ़े, कूलाम और एम्पियर सेकंड, ये सभी किसमें थे, ये सभी थे SI सिस्टम में। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि जो आपसे पूछ लेता है मात्रक, वो CGS सिस्टम में भी पूछ लेता है चार्ज का। तो चार्ज का मात्रक देखते हैं CGS सिस्टम में क्या होता है। तो यहाँ पे आप लिखिए आगे, ESU CGS सिस्टम की बात करें तो जो चार्ज का मात्रक यानी कि आवेश का मात्रक होता है वो क्या होता है, ESU का मतलब क्या है, इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। यानी कि इसका हिंदी की बात करें तो क्या होगा, ESU का मतलब इंग्लिश में हो गया इलेक्ट्रो स्टैटिक यूनिट। हिंदी की बात करें तो स्थिर वैद्युत इकाई। यानी कि आपसे पूछे आवेश को अगर CGS सिस्टम में किस में मापते हैं तो ESU में मापते हैं, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में मापते हैं, ठीक है। एक कूलाम की बात करें, एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या रखना है, ये भी याद रखना है कि एक कूलाम बराबर कितना होता है, तो एक कूलाम बराबर 3 × 10⁹ ESU यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट। तो ये था आवेश। अब हम लोग पढ़ेंगे धारा के बारे में। तो अगला हेडिंग डाल लीजिए आप, विद्युत धारा। तो देखिए, जैसा मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आवेश या इलेक्ट्रॉन प्रवाह की जो दर होती है उसको क्या कहते हैं, धारा। लेकिन आप अगर नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स में इसको डिफिनीशन लिख लीजिए। यानी कि क्या होता है, I इक्वल टू होता है Q/T, ठीक है। ये वाला फार्मूला भी आपको याद रखना है, छोटा मोटा न्यूमेरिकल यहाँ से कभी कभी पूछ लेता है। अब बात करें हम लोग मात्रक की, तो मात्रक क्या होता है, एम्पियर, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें यहाँ पे दूसरा वाला जो मात्रक है, तो I इक्वल टू क्या है, Q/T। तो Q का मात्रक क्या है, कूलाम्ब, ठीक है, और समय का मात्रक क्या है, सेकंड। यानी कि जो एम्पियर को हम लोग लिख सकते हैं दूसरे फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, कूलाम्ब प्रति सेकंड। तो आपसे कहेगा धारा का मात्रक, तो ऊपर उसको पता है कि आपको एम्पियर पता है धारा का मात्रक होता है। लेकिन हो सकता है क्या हो, आपको ये वाला फार्मूला ना पता हो, तो कहेगा धारा का मात्रक है और उसमें ऑप्शन दे देगा कूलाम्ब प्रति सेकंड। इस तरीके से कूलाम्ब प्रति सेकंड, ठीक है, इस तरीके से। तो आपको पहला मात्रक पता होना चाहिए, पहला मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और दूसरा मात्रक क्या होता है, कूलाम्ब प्रति सेकंड। अब बात करते हैं अगली धारा को, यानी कि जैसे कि मैंने आपको बताया मूवेबल जो चल विद्युत होती है उसको 2 भागों में बांटते हैं। कौन कौन सा, यहाँ पे आप लिख लीजिए, धारा को 2 भागों में हम लोग बांटते हैं। कौन कौन सा, AC हो गया, सब पहले हम लोग DC पढ़ते हैं, DC हो गया और क्या हो गया, AC। DC का मतलब अगर इंग्लिश की बात करें तो डायरेक्ट करंट, और AC का मतलब अल्टरनेट करंट। हिंदी की बात करें तो इसको हिंदी में
प्रत्यक्ष धारा और दिष्ट धारा बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए डीसी क्या होती है, तो आप एक तरफ आप डीसी लिख लीजिए, एक तरफ एसी लिख लीजिए। इस तरीके से जल्दी जल्दी आप नोट्स बनाते जाइए। यहाँ पे देखिए क्या होता है, दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, यानी कि जिस धारा की दिशा में क्या हो, परिवर्तन ना हो। तो आप इसमें लिख लीजिए ऐसी सप्लाई, अभी मैं बताऊंगा सब दिशा कैसे बदलती कैसे नहीं बदलती है। ऐसी सप्लाई जिसमें दिशा नहीं बदलती है, ठीक है, यानी कि जिसमें धारा अपनी दिशा को नहीं बदलती है, ऐसी सप्लाई क्या कहती है, डीसी सप्लाई। और जस्ट इसका अपोजिट यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसी धारा जिसमें दिशा बदलती रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको एसी कहते हैं, अल्टरनेट करंट या प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। अब देखिए 3 तरह की होती है ये मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, लेकिन सिंपल यहाँ से प्रश्न बन सकता है तो आप इसको पढ़ सकते हैं। ये दूसरा वाला क्या है, ठीक है, और तीसरा वाला जो आप लोगों ने सबने देखा होगा ये, ठीक है। 3 तरह की मुख्यतः जो है धारा, डीसी धारा जो है होती है। कौन कौन सी, तो ये पहला वाला जो है इसको क्या बोलते हैं हम लोग, ये पहला वाला जो इसको हम लोग बोलते हैं प्योर डीसी, ठीक है। यानी कि देखिए इसमें क्या होता है, इसका एकदम स्थिर रहता है, ना इसकी दिशा बदलती है, दिशा तो किसी डीसी में नहीं बदलेगी। दिशा बदलने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस से इधर पॉजिटिव होता है इधर निगेटिव होता है, लेकिन देखिए जो डीसी धारा होगी हमेशा ऊपर ही होगी, यानी कि नीचे कभी नहीं आएगी, कभी अपना दिशा नहीं बदलेगी। प्लस में है तो प्लस में ही रहेगी, निगेटिव में कभी नहीं जाएगी। जबकि एसी आप लोगों ने पढ़ा होगा इस तरीके से, यानी कि यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन यहाँ पे निगेटिव है, यानी कि दिशा अपना बदल देती है। मैग्नीट्यूड से मतलब नहीं, मेन मतलब किससे है, दिशा से। लेकिन यहाँ पे देखिए जो प्योर डीसी होती है, ना इसका परिमाण चेंज होता है और ना इसकी क्या चेंज होती है, दिशा चेंज होती है, ठीक है। ना देखिए यहाँ पे कोई परिमाण चेंज हो रहा है, ना इसकी कोई दिशा चेंज हो रही है, तो इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं प्योर डीसी। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल लिख लीजिए, सेल बैटरी, यानी कि सेल और बैटरी से जो हमको धारा मिलती है वो कौन सी धारा होती है, प्योर डीसी। तो आपसे प्रश्न भी पूछ सकता है कि सेल या बैटरी से मिलने वाली धारा जो दिष्ट धारा होती है वो कैसी धारा होती है, प्योर डीसी। अब देखिए अगला जो दूसरा है, ये वाली दूसरा जो है इसको बोलते हैं वेरिएबल डीसी। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेरिएबल डीसी। इसमें क्या रहता है, देखिए परिमाण जो है क्या रहता है, वेरी करता रहता है, बदलता रहता है, ठीक है। अब देखिए इसको किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है, तो इसको प्राप्त करने के लिए वेक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। किसका उपयोग करते हैं, वेक्टर का उपयोग करते हैं। ध्यान से मैं खाली लिख रहा हूँ, आप इसको लिख लीजिए, ऐसे अपना नोट्स बना तो उसमें लिखते जाइए कि वेरिएबल डीसी धारा को प्राप्त करने के लिए वेक्टर, VARACT और वेक्टर का उपयोग करते हैं। और तीसरा है ये वाली जो डीसी धारा है इसको बोलते हैं स्पंदित डीसी, ठीक है, यानी कि पल्सेटिंग डीसी, ठीक है। पल्सेटिंग क्यों बोलते हैं, क्योंकि हर पॉइंट पर, ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरी नहीं हर पॉइंट पर आपका मैग्नीट्यूड बदले, लेकिन यहाँ पे देखिए हर पॉइंट पर, यहाँ पे पहुँचेगा तो कुछ अलग मैग्नीट्यूड, यहाँ पे पहुँचेगा कुछ अलग मैग्नीट्यूड, यहाँ पे पहुँचेगा कुछ अलग मैग्नीट्यूड, यानी कि एकदम पल्सेटिव, इतनी जल्दी जल्दी मैग्नीट्यूड चेंज होता रहता है, परिमाण चेंज होता रहता है। यहाँ पे एकदम लो हो जाएगा, फिर यहाँ पे एकदम हाई हो जाएगा, फिर यहाँ पे लो, फिर यहाँ पे हाई, फिर यहाँ पे लो। तो इस तरह की जो डीसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं हम लोग, स्पंदित डीसी बोलते हैं, यानी कि पल्सेटिंग डीसी बोलते हैं। इसको किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो डायोड और कम्यूटेटर। यहाँ पे लिख लीजिए एग्जाम्पल, डायोड का नाम सभी लोगों ने सुना होगा, और कम्यूटेटर, ठीक है। नहीं दिख रहा तो मैं बोल दे रहा हूँ, डायोड और कम्यूटेटर। डायोड और कम्यूटेटर के द्वारा इस वाली धारा को प्राप्त किया जाता है। वेरिएबल डीसी की बात करें तो वेक्टर के द्वारा, और प्योर डीसी की बात करें तो सेल या बैटरी से जो हमको विद्युत धारा मिलती है वो क्या होती है, वो होती है हमारी प्योर डीसी। अब हम लोग बात कर लेते हैं एसी की। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है ऐसी सप्लाई जिसमें दिशा नहीं बदलती है, लेकिन ऐसी सप्लाई जिसमें दिशा बदल जाती है वो क्या कहलाती है, प्रत्यावर्ती धारा या अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिव करंट, कुछ भी आप बोल सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ये भी 2-3 तरह की होती है, तो पढ़ लीजिए जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है।
इस तरह का सबसे ज़्यादा आप लोगों ने पढ़ा होगा। दूसरा जो होता है वो इस तरीके से, ठीक है। तीसरा जो होता है ये पहला है, जगह कम है तो मैं बोल रहा हूँ तो आप लोग जल्दी जल्दी बनाते चलिए। तीसरा इस तरीके से। एक और होता है साटूथ, तो उसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं, 3 ही आप पढ़िए। तो पहला वाला जो होता है क्या कहलाता है, साइन वेव, ठीक है, साइन वेव। इस तरीके से इधर प्लस इधर माइनस, इधर प्लस इधर माइनस। ये वाला जो है इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव, ठीक है। और जो तीसरा वाला होता है इसको क्या बोलते हैं, ट्रायंगुलर वेव, ठीक है। तो 3 तरह की हमारी जो मुख्यतः होती है वो एसी धारा भी होती है। अब इसमें लिख लीजिए जो इसको किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो ये जो साइन वेव होती है इसको अल्टरनेटर द्वारा, यहाँ पर लिख लीजिए अल्टरनेटर के द्वारा इसको उत्पन्न करते हैं। दूसरा वाला लिखिए, इसको दूसरा और तीसरा जो है इसको दोलित्र से उत्पन्न करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिख रहा हूँ, इसको और इसको किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं, दोलित्र के द्वारा। दोलित्र को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ऑसिलेटर, ठीक है। पहले जो साइन वेव होती है इसको अल्टरनेटर के द्वारा, और भी कई से उत्पन्न करते हैं, लेकिन आप इतना जानिए जो आपसे प्रश्न बनेगा। और स्क्वायर वेव और ट्रायंगुलर वेव इसको किसके द्वारा उत्पन्न करते हैं, तो दोलित्र के द्वारा, यानी कि ऑसिलेटर द्वारा उत्पन्न करते हैं। तो अब चलिए इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा के प्रभाव के बारे में, ठीक है। विद्युत धारा के टोटल 6 प्रभाव पढ़ने हैं। आप लोग इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि स्क्रीनशॉट नहीं ले पाते हैं, तो आप इसका स्क्रीनशॉट जल्दी से ले सकते हैं। देखिए, अब विद्युत धारा के प्रवाह की बात करें तो टोटल जो हम लोग को पढ़ने हैं वो 6 प्रभाव के बारे में पढ़ने हैं, जहाँ से हमारे प्रश्न क्या हो सकते हैं, बन सकते हैं। तो सबसे पहला आप हेडिंग डाल लीजिए, तापीय या उष्मीय प्रभाव, ठीक है। तापीय या उष्मीय प्रभाव। अब सबसे पहले बात आती है तापीय विद्युत धारा के जो तापीय या उष्मीय प्रभाव था वो दिया किसने था, तो जूल ने दिया, ठीक है, जूल ने, या इसे जूल का नियम भी बोलते हैं, जूल का नियम, यानी कि जो विद्युत धारा का उष्मीय या तापीय प्रभाव होता है इसे क्या बोलते हैं, इसे जूल का नियम भी बोलते हैं। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने बताया, आप यहाँ पे पॉइंट लगा के इसे लिख लीजिए, इन्होंने बताया कि पदार्थ अपने प्रतिरोध यानी कि रेजिस्टेंस के कारण क्या करता है, हीट उत्पन्न करता है। रेजिस्टेंस के कारण हीट यानी कि ऊष्मा क्या करता है, उत्पन्न करता है, ठीक है। अब इसके लिए क्या दिया, इन्होंने एक फॉर्मूला दिया, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, H = I²RT, जूल में है ये बात आप ध्यान रखिएगा, यानी कि यहाँ से जो हीट की वैल्यू आएगी जूल में आएगी। अभी आपको डिफरेंस पता चल जाएगा जूल और कैलोरी में क्या है। तो यानी कि ऊष्मा की मात्रा निकालनी है तो उसमें करंट की मात्रा, प्रतिरोध और समय, कितने देर के लिए हम क्या करते हैं, विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, ये हमें पता होना चाहिए। तो उस पदार्थ के द्वारा कितनी ऊष्मा उत्पन्न की जाएगी वो हम जो है देख सकते हैं। जैसे कि आप एक एग्जाम्पल देखिए, मान लीजिए क्या है, कोई सॉकेट है, ठीक है। सॉकेट में हमने प्लग लगा दिया, तो यहाँ से कॉपर वायर आया और यहाँ पे हमने क्या दिया, हीटर का वायर जोड़ दिया। तो देखिए जो दोनों, देखिए प्रतिरोध का ही सब खेल है। अब यहाँ पे जो कॉपर वायर है, यानी कि जिससे हम लोगों ने यानी कि तार ले जाके हीटर को जोड़ा हुआ है, तो हीटर का तार क्या होता है, थोड़ी देर में गर्म होकर चमकने लगता है, एकदम लाल हो जाता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध ज़्यादा है और तुरंत वो ऊष्मा उत्पन्न करने लगता है। लेकिन यही कॉपर वायर देखिए जिससे हम लोग सप्लाई ले जा रहे हैं हीटर में, ये तो नहीं गर्म होता है। क्यों, क्योंकि इसका प्रतिरोध क्या है, बहुत ही कम है। तो यही क्या किया था, यही जूल ने बताया था, ठीक है। अब जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है क्या था, ऊष्मीय युक्तियाँ, ठीक है। यानी कि क्यों भैया किसी प्रभाव की खोज क्यों करोगे, जब आपको उस चीज की जरूरत होगी। यानी कि विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग हम अपने दैनिक जीवन में किन युक्तियों में करते हैं, तो आप सिंपल बता सकते हैं, हीटर हो गया,
या हीटर में हम लोग यही तो करते हैं, उष्मा उष्मा प्रवाहित करते हैं, लेकिन उस तार का रेजिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि हीट उत्पन्न करने लगता है। तो यही क्या है, यही तो है विद्युत धारा का तापीय या ऊष्मीय प्रभाव। तो यहाँ पे आपसे ऊष्मीय प्रभाव पर काम करने वाली युक्तियों के बारे में पूछा जाता है, एग्जाम्पल पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए हीटर, गीजर, ठीक है, प्रेस, फ्यूज, जो फ्यूज प्लग होता है वो भी धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर ही काम करता है। अगला लिख लीजिए ऊष्मीय रिले, ऊष्मीय रिले और ओवन, मतलब वगैरह, ये सभी क्या है, ये सभी विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर काम करते हैं। तो आपको ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं, यहाँ से क्या होते हैं, प्रश्न बनते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं ऊष्मा की, ठीक है। ऊष्मीय प्रभाव की बात हो गई तो किसकी बात करेंगे, ऊष्मा की बात करेंगे। तो ऊष्मा का मात्रक क्या होता है, जूल या कैलोरी, ठीक है, आप सभी को पता है। देखिए सभी छोटे छोटे प्रश्न हैं और ऐसे ही 10th लेवल के जो प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। कुछ लोगों को बहुत सिंपल लग रहा होगा, लेकिन भैया ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे क्योंकि उसने कहा है 10th लेवल का ही पूछेगा। तो ऊष्मा की जो है मात्रक होता है, क्या होता है, ऊष्मा, यहाँ पे मात्रक भी लिख लीजिए। ऊष्मा का मात्रक होता है जूल या कैलोरी। अब आपसे पूछे जूल या कैलोरी में से कौन बड़ा मात्रक है, तो कैलोरी हमारा क्या है, बड़ा मात्रक है, बड़ा मात्रक, ठीक है। 1 कैलोरी बराबर कितना होता है, 4.187 जूल। ये भी आपको पता होना चाहिए, ताकि अगर कोई न्यूमेरिकल छोटा सा पूछे तो आप कैलोरी को जूल में और जूल को कैलोरी में क्या कर सकें, कन्वर्ट कर सकें। नॉर्मली हम लोग इसको क्या कर देते हैं, 4.2 जूल बोल देते हैं, लेकिन एक्चुअली में कितना होता है, 4.187 जूल। अब यहाँ से बात करें, अगर आप यहाँ से 1 जूल निकालेंगे, ठीक है, जैसे आपने 1 कैलोरी बराबर इतना होता है, तो अगर 1 जूल की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 1/4.187 कैलोरी, ठीक है। तो 1 जूल बराबर कितना आ जाएगा, 0.24 कैलोरी, ठीक है। यहाँ से आपको ये भी याद रखना है, डायरेक्ट याद कर लीजिए, वहाँ पे आपको गुणा भाग करने की एग्जाम में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपसे पूछे 1 कैलोरी बराबर कितने जूल, तो 1 कैलोरी बराबर 4.187 जूल। 1 जूल बराबर कितना कैलोरी, तो 1 जूल बराबर 0.24 कैलोरी। अब यहाँ पे देखिए इसी का उपयोग यहाँ पे होगा। अगर आप जो यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा निकाल रहे हैं, जूल में निकाल रहे हैं, ठीक है, ध्यान से मेरी बात समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं पे एग्जाम में कन्फ्यूजन हो जाता है। देखिए अगर यहाँ पे ऊष्मा की मात्रा आप निकाल रहे हैं जूल में, तो आप ये वाला फार्मूला रखेंगे, लेकिन अगर आप ऊष्मा की मात्रा निकाल रहे हैं कैलोरी में, तो आप क्या कर देंगे, इसमें 0.24 से गुणा कर देंगे। यानी कि मैं लिख सकता हूँ H इक्वल टू क्या लिख सकता हूँ, 0.24 I² RT कैलोरी, ठीक है, इस तरीके से। यानी कि अगर आपको कैलोरी में निकालना है तो आप ये वाला फार्मूला यूज करेंगे, यानी कि I² RT में 0.24 से गुणा कर देंगे, और अगर जूल में निकालना है तो आप क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले का उपयोग करेंगे। तो ये था हमारा विद्युत धारा का जो है ऊष्मीय प्रभाव। अब आप इसमें 2 पॉइंट और लिखिए, नोट लगा के 2 पॉइंट और लिखिए, ठीक है। नोट लिखिए, इसमें 2 पॉइंट और लिखिए। पहला पॉइंट क्या है कि जो भी ऊष्मीय युक्तियां होती हैं, ठीक है, यानी कि जो भी युक्तियां, जैसे मैंने अभी आपको बताया हीटर, गीजर, प्रेस हो गया, इनका जो पावर फैक्टर है वो क्या होता है, 1 होता है। आप यहाँ पे पॉइंट लगा के लिखेंगे, पॉइंट लगा के लिखिए, जो युक्तियां ऊष्मीय सिद्धांत पर, जो युक्तियां ऊष्मीय सिद्धांत पर कार्य करती हैं, इनका पावर फैक्टर क्या होता है, इनका पावर फैक्टर 1 होता है। पावर फैक्टर के बारे में आप बहुत ज़्यादा मत जानिए, बस आप इतना याद रखिए कि जो भी युक्तियां ऊष्मीय सिद्धांत पर काम करती हैं, जैसे प्रेस हो गया, हीटर, गीजर, जितने भी एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताए, ये सभी क्या होती हैं, इनका जो पावर फैक्टर होता है 1 होता है। दूसरा आप बात करें, ऊष्मा की मात्रा वही होती है चाहे AC हो या DC। समझ गए आप बात को, यानी कि
अगर आप 100 वोल्ट की डीसी मात्रा बढ़ा देंगे, वोल्टेज बढ़ा देंगे तो अलग हो जाएगी उष्मा की मात्रा। लेकिन अगर वोल्टेज सेम है, जैसे 100 वोल्ट की एसी आप प्रवाहित कर रहे हैं और 100 वोल्ट की आप डीसी प्रवाहित कर रहे हैं, तो जो दोनों से उष्मा जनरेट होगी वो क्या होगी, वो सेम होगी। यानी कि मान लीजिए यहाँ से एग्जाम्पल के तौर पर मानिए 10 जूल यहाँ पे हो रही है, तो यहाँ पे भी 10 जूल ही होगा। ठीक है, यानी कि एसी या डीसी से उष्मा उत्पन्न होने वाली उष्मा की मात्रा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो दूसरे पॉइंट में नोट लगा के आप ये वाला पॉइंट लिख लीजिए। अब आइए पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रभाव की तरफ, जो कि क्या है, चुंबकीय प्रभाव। तो हेडिंग डाल लीजिए चुंबकीय प्रभाव। तो देखिए जो दूसरा प्रभाव है हमारा वो क्या है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है। ठीक है, अब बात करें इस चुंबकीय प्रभाव की, यानी कि जैसे कि विद्युत धारा का जो उष्मीय प्रभाव था या तापीय प्रभाव था उसको किसने दिया था, जूल ने। इसी तरीके से अगर हम बात करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की थी, ये भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है, सिंपल है। तो विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी किसने की थी, ओरेस्टल ने। ठीक है, ओरेस्टल। ठीक है, इस प्रभाव की खोज की थी किसने, ओरेस्टल ने। अब देखिए इसकी खोज तो ओरेस्टल ने की, लेकिन अगर आपसे पूछे विद्युत चुंबकीय प्रेरण, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया, तो विद्युत चुंबकीय जो प्रेरण का नियम दिया था वो दिया था, आप सभी को पता है, माइकल फैराडे ने। ठीक है, बहुत ही बड़ा इनका योगदान है। इनके योगदान को जो है हम लोग नेग्लेक्ट नहीं कर सकते विद्युत के क्षेत्र में, क्योंकि जितना हमारा डेली लाइफ में मैक्सिमम उपकरण यूज होते हैं अभी भी वो सब इन्हीं के सिद्धांत पर जो है काम करते हैं। तो अगर आप बात करें विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज किसने की, ओरेस्टल ने। ठीक है, और आपसे पूछे कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम किसने दिया, माइकल फैराडे ने। ठीक है, अब देखिए अगला पॉइंट देखिए, युक्तियां, यानी कि इस प्रभाव पर, यानी कि जो विद्युत धारा का, जैसे अभी हम लोगों ने तापीय प्रभाव पर काम करने वाले इक्विपमेंट्स देखी या युक्तियां देखी, उसी तरीके से हम लोग देखेंगे कि चुंबकीय प्रभाव पर काम करने वाले जो इक्विपमेंट्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो इसमें लिखिए आप डीसी मोटर, डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, फैन, ये जो फैन वगैरह हैं सब, ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर भी तो आपका भैया आप लोगों ने पढ़ा होगा कि मृदु इस्पात का बनाया जाता है, जब उसमें विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, सब वही है। ठीक है, तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर या चुंबकीय प्रभाव पर काम करने वाली युक्तियां कौन कौन सी हैं, तो डीसी मोटर, डीसी जनरेटर, ट्रांसफार्मर, ईटीसी आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब अगला पॉइंट आप नोट डाल के लिखिए, नोट लिखिए, नोट लिखिए इसमें लिखिए चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति, चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति किस पर निर्भर करेगी, धारा की प्रकृति पर। यानी कि धारा हमारी कैसी है, जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति होगी वो किस पर निर्भर करेगी, धारा की प्रकृति पर। और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, कैसा बनेगा, ये धारा के परिमाण पर निर्भर करता है। कैसा बनेगा या कितना बनेगा, ठीक है, कैसा बनेगा कितना बनेगा किस पर निर्भर करता है, ये धारा के परिमाण यानी कि मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। अगर थोड़ा सा राइटिंग जल्दी जल्दी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि 27 दिसंबर का आपको पेपर है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी जल्दी सभी चीज़ें पढ़ी जाएँ, तो राइटिंग नहीं समझ में आ रही तो जो मैं बोल रहा हूँ आप उससे लिख सकते हैं। तो और चुंबकीय क्षेत्र कैसा बनेगा, तो ये धारा के परिमाण या मैग्नीट्यूड पर निर्भर करता है। मैग्नीट्यूड मतलब क्या भैया, कितनी धारा प्रवाहित की जा रही है, तो जितनी ज़्यादा धारा प्रवाहित की जाएगी उतना ज़्यादा क्या बनेगा, स्ट्रांग हमारा चुंबकीय क्षेत्र बनेगा। और प्रकृति मतलब अब जैसा कि आपको पता है जो दिशा नहीं बदलती है, यानी कि डीसी में जो विद्युत की इलेक्ट्रिसिटी की दिशा नहीं बदलती है, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है वो क्या होता है, स्थिर होता है। जबकि एसी में जो बनता है वो क्या बनता है, घूर्णीय होता है, मतलब स्पंदित रहता है। तो यहाँ पे आप लिख भी लीजिए, एक टेबल बना के आप लिख लीजिए, यहाँ पे आप लिखिए सप्लाई
ठीक है। इधर आप लिखिए चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। यहाँ से आपसे प्रश्न बनने की संभावना कम है, लेकिन फिर भी आप जानते रहे प्रश्न कहीं से भी पूछ सकता है। तो यहाँ पे लिखिए डीसी, ठीक है। डीसी क्या है? स्थिर धारा है। यहाँ पे क्या रहती है? धारा स्थिर रहती है। आपको पता है कोई जो दिशा में परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र भी बनेगा वो कैसा होगा? स्थिर, ठीक है। अब बात करें एसी की, अगर हम लोग बात करें तो सिंगल फेज एसी, 3 तरह की एसी होती है, सिंगल फेज एसी, ठीक है, 2 फेज एसी और 3 फेज एसी। जिसपे बड़ी बड़ी मोटरें काम करती हैं उसे कौन सा एसी होता है? 3 फेज एसी। तो यहाँ पे जो फर्स्ट वाला सिंगल फेज एसी पे जो बनेगा चुंबकीय क्षेत्र वो कैसा बनेगा? वो बनेगा प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र, प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र। 2 फेज एसी क्या? 2 फेज एसी जो हमारे घर में आता है वो नॉर्मली क्या होता है? 2 फेज एसी होता है। तो इस पर जो चुंबकीय क्षेत्र बनेगा वो कैसा बनेगा? घूर्णी, ठीक है, यानी कि रोटरी। आप इसको लिखेंगे घूर्णी चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र। और जो 3 फेज एसी पे बनेगा वो कैसा बनेगा? घूर्णी बनेगा, लेकिन कैसा बनेगा? स्मूथ प्रकृति का। घूर्णी, यहाँ पे लिखिए ब्रैकेट में, स्मूथ प्रकृति का, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। यहाँ पे लिखिए, देखिए यहाँ पे भी घूर्णी है, यहाँ पे घूर्णी है, लेकिन यहाँ पे जो घूर्णी बनेगा स्मूथ प्रकृति बनेगा, और यहाँ पे जो बनेगा ये स्पंदित प्रकृति का बनेगा, स्पंदित प्रकृति, स्पंदित प्रकृति का बनेगा। तो इतनी चीजें आपको ध्यान रखनी है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव से। तो राइटिंग तो समझ में आ नहीं रही होगी, लेकिन आप लोग इसका जो क्वालिटी होता है वीडियो का वो बढ़ा के आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बाकी जो आगे के 4 प्रभाव हैं बहुत छोटे छोटे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें हम लोगों को नहीं पढ़ना है, लेकिन जो प्रश्न है वही हम लोग देखेंगे। तो ये 2 प्रभाव मेन थे, बाकी जो आगे हैं वो सभी छोटे छोटे हैं। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और तीसरा हेडिंग डाल लीजिए रासायनिक प्रभाव, यानी कि केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। देखिए जो तीसरा प्रभाव है ये क्या है? रासायनिक प्रभाव। अब बात करें इस प्रभाव को दिया किसने, तो ये भी किसने दिया था? जूल ने, ठीक है। तापीय स्वभाव की तरह जो इस तापीय जो है प्रभाव की तरह इस प्रभाव को भी किसने खोजा था? जूल ने, ठीक है। अब इन्होंने क्या बताया कि जब किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन में, ठीक है, कोई अम्लीय विलयन है या कोई क्षारीय विलयन है, उसमें जब क्या किया जाता है? विद्युत धारा का प्रभाव किया जाता है, तो उसके जो कण है वो क्या होते हैं? आयनों में टूट जाता है। यानी कि जो विलयन है, विलयन जिन जिन पदार्थों से मिलकर बना हुआ है वो क्या करते हैं? वो अपने आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको थोड़ा सा लिख भी लीजिए। जब किसी अम्लीय या क्षारीय विलयन में विद्युत धारा का प्रवाह किया जाता है तो वे अपने आयनों में टूट जाते हैं। किसमें टूट जाते हैं? आयनों में टूट जाते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे H2SO4 है, ठीक है, जो कि आपका बैटरी में उपयोग होता है, ठीक है। आप लोग सल्फ्यूरिक एसिड समझते होंगे। तो H2SO4 है और क्या है? KOH। इन दोनों को मिला के नॉर्मली क्या बनता है? कोई हमारी बैटरी जो है नियॉन की जो बैटरी है वो तैयार की जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब इसमें विद्युत धारा की प्रवाह की जाएगी तो क्या हो जाएगा? टूट जाएंगे अपने आयनों में, H2+ और SO4-। इसी तरीके से आप बात करें तो K+ और OH-। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे जिनका क्या होगा? प्रवाह होगा। और जब इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होता है तो वहीं से हमको क्या मिलती है? विद्युत धारा मिलती है। विद्युत धारा मैंने आपको बताया कि आवेश प्रवाह की दर या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह की दर ही क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। अब बात करें युक्तियों की, यानी कि विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर कौन कौन से युक्तियां जो है कार्य करती हैं, कौन कौन से चीजें कार्य करती हैं हमारे दैनिक जीवन में। तो सेल या जो बैटरी होता है वो हमारा किस पर काम करता है? विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव पर काम करता है, ठीक है। अब अगला जो है अगले प्रभाव की तरफ बढ़ते हैं। चौथा जो प्रभाव है विद्युत धारा का वो क्या है? एक्स किरण प्रभाव। एक्स किरण प्रभाव यानी कि एक्स
रे इफेक्ट। एक्सरे आप लोग सभी लोगों ने नाम सुना होगा। जो हम लोग अस्पताल में क्या होता है, अगर अंदर की कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, हड्डी कहाँ से टूटी है, कैसे नहीं टूटी है, किस जगह से कितना क्रैक हुआ है हड्डी हमारा, तो वहाँ पे हम लोग एक्सरे का उपयोग करते हैं, ठीक है, जिससे हमको क्या करता है, पता चल जाता है। तो इसमें कैसे एक्सरे किरण उपयोग की जाती है विद्युत धारा के माध्यम से, तो यहाँ पे लिखिए, यदि निर्वात नलिका में हाई वोल्टेज और हाई फ्रीक्वेंसी की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो क्या बनती है, तो एक्सरे बनती है। एक्स यानी कि एक्स किरण बनती है, एक्सरे बनती है, ठीक है। मान लीजिए कोई हमारी क्या है, निर्वात नलिका है। निर्वात नलिका मतलब एकदम खाली है, यहाँ पे हवा भी नहीं है, ठीक है। निर्वात नलिका मतलब क्या, यहाँ पे हवा भी नहीं है। और जब इसमें हम लोग क्या करते हैं, हाई वोल्टेज और हाई फ्रिक्वेंसी की क्या करते हैं, विद्युत धारा जो है प्रवाहित करते हैं, तो क्या बनती है, एक्स किरण बनती है। अब अगला जो प्रश्न आता है, एक्स किरण की खोज किसने की। ये जो एक्स रेज हैं, इसकी खोज किसने की थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो इसकी खोज की थी रॉन्टजन ने। किसने की थी, रॉन्टजन ने। नाम याद रखिएगा, बहुत ही अच्छा नाम है ये, और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि एक्स किरणों की खोज किसने की थी, रॉन्टजन ने। बात पूछे कि जो एक्स किरण है वो विद्युत धारा के किस प्रभाव के कारण होता है, तो एक्स किरण प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। अब बात करें कि एक्सरे किरण कैसी किरण है, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये विद्युत चुंबकीय तरंग है, विद्युत चुंबकीय तरंग, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ठीक है। यानी कि आपसे पूछे जो एक्सरे हैं, गामा रे हैं, ये सभी क्या हैं, ये सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं। तो इतना आपको एक्स किरण प्रभाव से याद रखना है, और इतना आपको रासायनिक प्रभाव से याद रखना है, ठीक है। अब आइए, दो प्रभाव हमारे छोटे छोटे और बच्चे हैं, उसको भी पढ़ लेते हैं, गैस विसर्जन प्रभाव और शारीरिक प्रभाव। तो पांचवा जो है हेडिंग ला लीजिए, गैस विसर्जन प्रभाव। देखिए पांचवा प्रभाव है क्या, गैस विसर्जन प्रभाव। गैस विसर्जन प्रभाव में क्या है, मान लीजिए कोई नलिका है, निर्वात है इसमें, और इसमें हम लोग कुछ गैसों को भर देते हैं, जैसे नियान या आर्गन, ठीक है। हमने कौन सी गैसों को भर दिया, इस तरह की कुछ गैसों को भर दिया, यानी कि अक्रिय गैसों को भर दिया, नियान जैसे हो गया, आर्गन हो गया। और उसके बाद जब हम इसमें क्या करते हैं, विद्युत धारा का प्रवाहित करते हैं, यानी कि इन गैसों के अंदर धारा का प्रवाह करते हैं, ठीक है, तो इनका आयनीकरण हो जाता है। तो इनका क्या हो जाता है, आयनीकरण। और ये क्या होनी है, मतलब आयनीकरण होने के बाद जब इनके आयंस होते हैं वो क्या होते हैं, चमकने लगते हैं। तो यही जो विद्युत धारा का प्रवाह होता है, क्या होता है, गैस विसर्जन प्रभाव होता है। और इस पर कौन कौन सी युक्तियां काम करती हैं, जो हमारा ट्यूब लाइट हो गया, एलईडी वाला नहीं, ठीक है, जो दूसरा हमारा होता है ट्यूब लाइट हो गया, हैलोजन हो गया, पहले आप लोगों ने देखा होगा, पहले जो फंक्शन वगैरह होता है तो उसमें हैलोजन का उपयोग किया जाता था। तो वो हमारा ये सभी जो युक्तियां हैं किस पर काम करती हैं, गैस विसर्जन प्रभाव पर काम करती हैं। तो देखिए यहाँ पे जो युक्तियाँ, ट्यूबलाइट, हैलोजन, सोडियम वेपर लैंप और मरकरी जो वेपर लैंप हैं, ये सभी भी किस पर काम करते हैं, धारा के गैस विसर्जन प्रभाव पर काम करते हैं। अब लास्ट में जो सबसे आता है वो कौन सा आता है, शारीरिक प्रभाव। शारीरिक प्रभाव आप लोग समझ गए होंगे, कभी झटका वगैरह विद्युत से खाए होंगे तो आप लोग समझ गए होंगे। यानी कि जो हमको क्या लगता है, झटका लगता है विद्युत का, वो जो है हमारे ऊपर क्या है, वही हमारे ऊपर शारीरिक प्रभाव होता है। अब बात करें जो विद्युत झटका हमको लगता है वो किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो पहला निर्भर करता है किस पर, वोल्टेज पर, कि वोल्टेज आपका कितना है, इस बात पर निर्भर करता है। दूसरा किस पर निर्भर करता है, धारा की मात्रा पर, यानी कि वोल्टेज की बात करें तो V। दूसरा क्या है, धारा की मात्रा पर, ठीक है, यानी कि I पर। और तीसरा किस पर निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी पर, ठीक है, यानी कि आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मात्रक आपको अगर पता है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, अगर आपको फ्रीक्वेंसी का मात्रक पता है
तो आप कमेंट बॉक्स में करके बताइए, और नहीं पता है तो उसको खोजने का प्रयास करिए, चाहे बुक में चाहे गूगल पे, ठीक है। और पता है तो आवृत्ति का मात्रक, आवृत्ति यानी फ्रिक्वेंसी का जो है मात्रक किसमें मेजर करते हैं उसको जो है आप कमेंट बॉक्स में बताइए। तो ये देखिए वोल्टेज कितना होगा, अगर 90 वोल्ट का होगा तब हमको थोड़ा बहुत क्या होगा, झटका महसूस होगा। तो सबसे पहले आपको ये प्रश्न बन जाता है कि मानव शरीर को जो है झटका लगने के लिए न्यूनतम जो वोल्टेज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो वो 90 वोल्ट का होना चाहिए। अब बात करते हैं धारा की मात्रा पर। तो यहाँ पे भी कुछ लिख लीजिए कि धारा की मात्रा जैसे जैसे बढ़ेगी उस तरीके से जो है हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। एमए मतलब मिली एम्पियर, ध्यान से समझिएगा, एम्पियर नहीं है, 5 एम्पियर नहीं है, ध्यान से समझिएगा, 5 मिली एम्पियर, 20 मिली एम्पियर, 50 मिली एम्पियर और 100 मिली एम्पियर। एम्पियर नहीं है, ध्यान रखिएगा इसको, 5 मिली एम्पियर। तो 5 मिली एम्पियर होगा तो क्या होगा, झंझनाहट होगी। अगर 5 मिली एम्पियर की कोई करंट हमको लगती है तो हमको क्या महसूस होगी, झंझनाहट महसूस होगी। 20 मिली एम्पियर की करंट लगती है तो हमको क्या लगेगा, झटका महसूस होगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर 50 मिली एम्पियर की करंट हमको लगती है तो क्या हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, हार्ट अटैक या मिर्गी का हमको क्या पड़ सकता है, दौरा पड़ सकता है। अगर 50 मिली एम्पियर की करंट किसी भी मानव शरीर को लगती है तो उसका हार्ट फेल हो सकता है या तो मिर्गी का दौरा पड़ सकता है। और 100 मिली एम्पियर की करंट हो जाती है तो क्या होगा, जो भी आदमी रहेगा या जो भी वहाँ पे लिविंग एनीथिंग रहेगा वो क्या होगा, वो जल जाएगा। 100 मिली एम्पियर की करंट को अगर आप छू लेते हैं तो आप क्या होंगे, जल जाएंगे, एकदम से जलने लगेंगे। तो इस तरीके का शारीरिक प्रभाव जो है होता है। तो ये था हमारा जो बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का पहला लेक्चर। तो बेसिक चीज़ें, विद्युत आवेश, विद्युत धारा, मात्रक वगैरह जो इम्पोर्टेंट हैं, विद्युत धारा के प्रभाव से जो प्रश्न बनते हैं, सभी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे डिस्कस कर दी। साथ ही जो नेक्स्ट वीडियो आपको अपडेट मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे, उसके लिए आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी टॉपिक का आगे कंटिन्यू करते हैं आगे, और हम लोग अच्छी अच्छी चीज़ों को पढ़ेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।